विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम व्याकरण के एक नवीन विषय का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा विषय है विद्यार्थियों वर्ण विचार है। अब विद्यार्थियों, आज की कक्षा में वर्ण विचार है कि हम सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे वर्णों के बारे में। तो चलिए विद्यार्थियों, कक्षा आरंभ करते हैं और जानते हैं वर्णों के बारे में। वर्णों को जानने से पूर्व विद्यार्थियों हम एक भाषा के बारे में संक्षिप्त रूप से जानते हैं और फिर वर्णों की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, भाषा किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि भाष्यते अनया इति भाषा, अर्थात जो बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। तात्पर्य है कि अपने मंतव्य को अभिव्यक्त करने अथवा संप्रेषित करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात, अपनी वार्ता को जो पहुंचाने का माध्यम है वह क्या है? भाषा है। विद्यार्थियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा है, उसकी जो निम्नतम इकाई है वह क्या है विद्यार्थियों? वर्ण है। अब हम देखते हैं कि सर्वप्रथम अगर निम्नतम इकाई वर्ण है तो वर्ण से बड़ा क्या है और उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? इस प्रकार से हम देखते हैं। वर्ण सर्वप्रथम है, वर्ण से क्या बनता है विद्यार्थियों? शब्द, और शब्द से क्या बनता है विद्यार्थियों? वाक्य। तो विद्यार्थियों सर्वप्रथम क्या बना? सर्वप्रथम वर्ण है, फिर उसके बाद में शब्द है और शब्द के बाद में वाक्य है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती है और अंततोगत्वा यह भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। पाणिनि संस्कृत के व्याकरणाकार हैं, व्याकरणाचार्य हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो विद्यार्थी यहाँ पर बताया गया है कि पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात पाणिनि ने अपनी जो संस्कृत की वर्णमाला है उसके 14 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। अब वह 14 सूत्र किस प्रकार से हैं? तो विद्यार्थियों, परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया उसे यह 14 ध्वनिया सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि जो पाणिनि के द्वारा वर्णमाला के 14 सूत्र दिए गए हैं वह 14 सूत्र भगवान शंकर, महेश्वर से क्या तात्पर्य है? भगवान शंकर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर 14 बार जो डमरू बजाया उस डमरू से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई उन ध्वनियों को एकत्रित कर लिखने का कार्य पाणिनि के द्वारा किया गया है। और वह क्या है विद्यार्थियों? 14 ध्वनियां हैं जिन्हें यहाँ पर सूत्र के रूप में बताया गया है। देखिए, हमारा जो चित्र है उसमें भी हम देख पा रहे हैं कि भगवान महेश्वर जो नटराज हैं उनके नृत्य करने के उपरांत जो 14 ध्वनियां उत्पन्न हुई है वह हमारे सम्मुख है। अब विद्यार्थियों, हम इन 14 ध्वनियों के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं और देखते हैं कि यह 14 ध्वनियां किस प्रकार से हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक श्लोक के रूप में बताया गया है कि यह 14 ध्वनियां किस प्रकार से प्राप्त हुई है। नृतावशाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः शनकाधिसिद्धान ऐतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस प्रकार से यह जो श्लोक है उस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि वह 14 ध्वनियां, वह 14 सूत्र हमें किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो श्लोक है उसका तात्पर्य भी दिखाया गया है और अर्थ बताया गया है। कहा गया है कि नृत्य, नृत्य से क्या तात्पर्य है? भगवान शंकर नृत्य के रूप में क्या करते हैं? तांडव। तो उन्होंने कहा कि तांडव के अवसान, अवसान से तात्पर्य है समाप्ति, समाप्ति पर नटराज शिव ने, नटराज से क्या तात्पर्य है? शिव ने शनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना के उद्धार, उद्धार से क्या तात्पर्य है? पूर्ति, पूर्ति के लिए नव पंच, नव और पंच 2 बार कहा गया है। नव से तात्पर्य है 9 और पंच से तात्पर्य है 5, तो दोनों का योग कितना हुआ विद्यार्थियों? 14। तो उन्होंने कहा कि नव पंच तात्पर्य है 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का यह जाल और तात्पर्य है वर्णमाला प्रकट हुआ। यह जो जाल है 14 सूत्रों का यह है किससे प्राप्त हुआ? हमें भगवान शंकर के डमरू वादन से। अब विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यह 14 सूत्र हमारे सम्मुख है, हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब हम इनका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि यह 14 सूत्र किस प्रकार से हैं और जो वर्णमाला है वह इसमें किस प्रकार से समाहित की गई है। चलिए विद्यार्थियों, देखते हैं कि यह 14 सूत्र किस प्रकार से हैं और क्या है। यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए
क्रम से हमने सभी सूत्रों को लिखा है। उन सूत्रों को लिखने के बाद उसमें जो जो भी वर्ण प्रयुक्त किए गए हैं उन वर्णों को हमने आगे लिख दिया है। चलिए आरंभ करते हैं और देखते हैं कि इन 14 सूत्रों के अंदर क्या क्या वर्ण हैं और किस प्रकार से यह लिखे गए हैं। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम 1 नंबर पे हमारे पास जो सूत्र दिया हुआ है उस सूत्र के अंदर 4 वर्ण दिए हुए हैं, अ, ई, उ और अंत में ण। सामान्य तौर पर और सामान्य दृष्टि से हम सर्वप्रथम इसका वाचन करते हैं, इसको अध्ययन करते हैं और फिर बाद में इसको समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें कितने वर्ण दिए हुए हैं और किस किस प्रकार से दिए हुए हैं। देखिए हमारे पास जो पहला सूत्र है वह क्या है विद्यार्थियों, अ, ई, उ, ण। इन सूत्रों को आपको भी उच्चारित करना है, आपको भी बोलना है। और विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के लिए हमें इन सूत्रों को याद करना, इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए विद्यार्थियों, आप भी उच्चारित करते रहेंगे ऐसी मुझे आशा है और इसे बोलते रहेंगे। सर्वप्रथम हमारा जो प्रथम सूत्र था हमने उसका अध्ययन किया, अ, ई, उ, ण। री, ली, क, ए, ओंग, आई, औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ण, य, म, ङ, ण, न और म। अब हमने यहां पर जो सूत्र लिखे हुए हैं उन सूत्रों का अध्ययन किया, लेकिन आगे जो कोष्टक बनाकर लिखे गए हैं उन्हें हम अग्रिम प्रक्रिया के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शेष बचे हुए सूत्रों का अध्ययन करते हैं। झ, भ, य, ग, ड, ध, श, ज, ब, ग, ड़, द, श, ख, फ, छ, ट, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, 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 र, ह, ल। इस प्रकार से भगवान माहेश्वर द्वारा दिए गए 14 सूत्र इस प्रकार से हैं। हमने उनको एक बार अध्ययन किया है। अब हम जो हमारा माहेश्वर सूत्र है उन माहेश्वर सूत्रों के बारे में हम जानते हैं और देखते हैं कि आगे जो सूत्र दिए गए हैं उन सूत्रों के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं और उनसे हम क्या कर सकते हैं और क्या जान सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रथम सूत्र था उस सूत्र के अंदर 4 वर्ण थे। 4 वर्ण क्या क्या थे विद्यार्थियों, अ, ई, उ और ण। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो अंतिम वर्ण है वह क्या है विद्यार्थियों, हल वर्ण है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ण है वह क्या है विद्यार्थियों, हल वर्ण है। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमने जो सूत्र पढ़े हैं उन सूत्रों के अंदर जो अंतिम वर्ण है वह अंतिम वर्ण क्या कहलाता है विद्यार्थियों, हल वर्ण कहलाता है। अब इस हल वर्ण का अध्ययन करते हैं, जो हमारे सूत्र हैं उनको हम पुनः देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में जो सूत्र लिखे हुए हैं उन सूत्रों के अंदर जो अंतिम वर्ण है वह क्या है विद्यार्थियों, हल वर्ण है। तो अब हम प्रत्येक सूत्र के अंदर देखेंगे कि वहां पर हल वर्ण क्या है और हमारे जो आगे वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य में कहा गया है कि इन वर्णों का प्रयोग प्रत्याहार निर्माण के दौरान नहीं किया जाता है। तो प्रत्याहार निर्माण की जो प्रक्रिया है उस समय हम समझेंगे कि इन वर्णों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम जो हमारे पास वर्ण दिए हुए हैं, सूत्र दिए हुए हैं, उन सूत्रों के माध्यम से हम जानते हैं कि उनका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता और उन्हें क्या कहते हैं और इस सूत्र के अंदर हल वर्ण कौन सा है। तो विद्यार्थियों देखिए, आई उण जो प्रथम सूत्र है उस प्रथम सूत्र के अंदर जो ण है वह क्या है विद्यार्थियों, हल वर्ण है, हल वर्ण है। अब विद्यार्थियों अगला जो सूत्र है ऋ उसके अंदर क हल वर्ण है, एओंग में ङ हल वर्ण है, आई औच में च हल वर्ण है, हा य व र ट के अंदर ट हल वर्ण है, लण के अंदर ण हल वर्ण है और यम गणनम के अंदर म हल वर्ण है। तो अब विद्यार्थियों जो सूत्र के आगे कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है उसमें हम देखते हैं कि अ, ई, उ
तक लिखा हुआ है, न इसमें नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो यहाँ से हल वर्ण था उसको निकालने के उपरांत कोष्टक में हमने जो वर्ण प्रत्याहार के लिए उपयोगी थे उन्हें हमने कोष्टक के अंदर अलग से लिख दिया है। देखिए यहाँ पर आई उण में से न निकलने के बाद क्या शेष बचा था, अ इ उ। उस आधार पे हमने वहां पर कोष्टक में प्रत्याहार के लिए जो उपयोगी वर्ण है उन वर्णों को हमने वहां पर लिख दिया है। चलिए विद्यार्थियों, आगे के जो सूत्र हैं उन सूत्रों में भी हम देखते हैं कि हल वर्ण क्या क्या है। यहाँ पर विद्यार्थियों झ लिखा हुआ है, इसमें जो अंतिम वर्ण है यह क्या है, हल वर्ण है। यहाँ पर उसी प्रकार से जो अगला सूत्र है उसके अंदर क्या है विद्यार्थियों, श हल वर्ण है, इसमें श हल वर्ण है, यहाँ पर व हल वर्ण है, यहाँ पर य हल वर्ण है, यहाँ पर र हल वर्ण है और यहाँ पर ल हल वर्ण है। हल वर्णों के अतिरिक्त जो भी वर्ण बचे हैं उन वर्णों को हमने आगे कोष्टक के अंदर लिख दिया है ताकि हमें प्रत्याहार बनाने के समय यह ध्यान रहे कि हमें कौन कौन से वर्णों का उपयोग करना है। तो चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर चलते हैं और जो प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर कहा गया है कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात जो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं उन सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। तो प्रत्याहार किसे कहते हैं विद्यार्थियों, प्रत्याहार कहते हैं संक्षिप्तीकरण को, अर्थात जिसका संक्षेप में उल्लेख किया जा सके वह क्या कहलाएंगे, प्रत्याहार। अब विद्यार्थियों हम प्रत्याहार बनाने के बाद समझेंगे कि वास्तव में इनका संक्षिप्तीकरण किस प्रकार से किया गया है और इनका उपयोग कहां पर किया जाता है। अब विद्यार्थियों प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है। अब हम जो प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। तो सर्वप्रथम हमारे पास में एक बात सामने आती है कि प्रत्याहार के अंदर दो वर्ण होते हैं और वह दो वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे इन्होंने बताया अच दो वर्ण है, ये प्रथम वर्ण और ये द्वितीय वर्ण, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रथम वर्ण तो पूर्ण रूप से है और द्वितीय वर्ण हल है। यहाँ पर इक, यण, अल और हल, इस प्रकार से दो दो वर्णों से मिलकर प्रत्याहार बनता है। प्रथम वर्ण इसमें यहां पर स्वर है, यहां पर व्यंजन है, लेकिन सभी जो प्रत्याहार बनाए हुए हैं उन प्रत्याहारों में जो द्वितीय वर्ण है वह हल वर्ण है। आगे की प्रक्रिया में अब हम इसको जानते हैं कि यह द्वितीय वर्ण हल किस प्रकार से है और यहां पर क्यों है। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। अर्थात यहां पर दो वर्ण दिए हुए हैं अ और उसके बाद में च, तो इन दो वर्णों के मध्य में जो वर्ण आएंगे उन सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। अब यह कहना चाह रहा है कि जो अच प्रत्याहार अगर हम बनाते हैं तो अच प्रत्याहार में जो आदि वर्ण है अ उसका तो परिगणन किया जाएगा, उसे तो गिना जाएगा प्रत्याहारों के अंतर्गत, लेकिन जो अंतिम वर्ण है च उसे प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों हमने तो यह पहले ही जान लिया था, हम बार बार वहां पर यह देख रहे थे कि जो अंतिम हल वर्ण है उसका परिगणन उसको प्रत्याहारों के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं, आगे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि जो अंतिम हल वर्ण है उसका परिगणन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आदि वर्ण है उसका परिगणन प्रत्याहार के अंतर्गत किया जाता है। चलिए विद्यार्थी यहां भी हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि हमने एक प्रत्याहार लिखा अच प्रत्याहार, हमने इसकी सभी संभावनाओं को पूरा किया है। इन्होंने कहा कि प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण होते हैं, हमने दोनों वर्ण ले लिए अ और च। अब यह कहता है कि इन दोनों वर्णों के मध्य के अंदर आने वाले सभी वर्णों का उपयोग प्रत्याहार के अंतर्गत किया जाएगा। चलिए विद्यार्थियों अगर हम यहां पर सूत्रों से प्रत्याहार बनाते हैं तो हम देखते हैं कि अ हमारे पास में आरंभ में कहां है, तो हम देखते हैं कि जो आई उण प्रथम सूत्र है उस प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण क्या है विद्यार्थियों अ, और उसके बाद हमें ढूंढना है च कहां पर लिखा गया है, तो विद्यार्थियों च यहां पर हल वर्ण है तो हमें हल वर्णों में ही च को ढूंढना है। तो यहाँ पर न है हल वर्ण, यहाँ पर क है हल वर्ण, यहाँ पर ग है हल वर्ण और यहाँ पर है च, तो यहाँ से हमने लिखा
अच। यहां पर अब एक जो प्रत्याहार है वह हमारे सामने है अच। अब अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं उन्हें हम लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा प्रत्याहार है वह बनता है। देखिए विद्यार्थियों, अ, ई द्वितीय, उसके बाद में तृतीय वर्ण उ, उसके बाद में ण, फिर उसके बाद में री, री के बाद में क्या है विद्यार्थियों, ली और क, ये ली और उसके बाद में क, ए ओ, ए और ओ, और उसके बाद में आई और आउ, और उसके पश्चात ंग। इस प्रकार से जो हमारे पास में जो ऐसे लेकर च तक जितने भी वर्ण थे उनको हमने यहां पर लिख दिया है। अब विद्यार्थियों इसके कथनानुसार इन्होंने कहा कि जो हल वर्ण है उस हल वर्ण का परिगणन प्रत्याहार में नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हल वर्ण न, ये हल वर्ण क और ये हल वर्ण ए ओ, यहां पर ग था विद्यार्थियों और यहां पर क्या था, च था। यह ग और अंत में यह च। इस प्रकार से जो हल वर्ण है उन हल वर्णों का प्रयोग अर्थात परिगणन इस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। तो ठीक है विद्यार्थियों, हम इसका जो प्रथम है, प्रथम वर्ण का परिगणन करना है, अंतिम वर्ण का परिगणन नहीं करना है, तो च को नहीं गिनेंगे और च के अलावा जितने भी बीच के अंदर, मध्य के अंदर हल वर्ण आए हैं उन हल वर्णों को हम नहीं गिनेंगे। तो ण को हमने नहीं गिना, क को हमने नहीं गिना, ग को हमने नहीं गिना और च को हमने नहीं गिना। अब हमारे पास में क्या क्या वर्ण है, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। इस प्रकार से हमारे पास में यह वर्ण उपस्थित होते हैं। चलिए और इस प्रक्रिया को समझते हैं आगे कुछ प्रत्याहारों का निर्माण करके। यहाँ पर हम अच प्रत्याहार बना रहे थे विद्यार्थियों। अच प्रत्याहार के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ यह 9 वर्ण हमारे पास में उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से ण, क, ग और च जो हल वर्ण है उनका परिगणन नहीं किया है, उनको इस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं लिया है। यह कहता है कि यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण अ का परिगणन किया गया है तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। यह हम समझ चुके हैं कि ए यहाँ से लिया गया है और च यहाँ से लिया गया है। ए को प्रत्याहारों के अंतर्गत गिना गया है जबकि च को प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं गिना गया है। अब अच प्रत्याहार किस प्रकार से बना है उसको देखते हैं। प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण अ, प्रथम सूत्र उसका प्रथम वर्ण अ से लेकर चतुर्थ सूत्र के अंतिम वर्ण च के मध्य आने वाले सभी वर्ण। अब हम देखते हैं कि जो प्रथम सूत्र है आई वर्ण उसके ऐसे लेकर चतुर्थ सूत्र ए औच के च तक यहाँ पर प्रत्याहार लिया गया है, अच प्रत्याहार लिया गया है। और उस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए हैं, यह 9 वर्ण वहां पर आए हैं विद्यार्थियों। देखिए यहां से ए, ई, उ, ए, ई, उ, ण को नहीं लिया है, उसके पश्चात री, ली, री और ली, उसके बाद ए, ओ, उसके बाद में आई, औ, आई तथा औ। इस प्रकार से 9 वर्ण यहाँ पर आए हैं। देखिए अगला एक और प्रत्याहार बनाकर हम देखते हैं। हमने यहाँ पर हल प्रत्याहार लिया है, 2 वर्ण है, इसकी सभी शर्तों को हम पूर्ण करते हैं और उसके पश्चात प्रत्याहार बनाते हैं। देखिए हल के अंदर अब हम है ढूंढते हैं तो है हमें 5वें सूत्र के अंदर प्राप्त होता है। 5वें सूत्र के अंदर जो प्रथम वर्ण है वह क्या है विद्यार्थियों, है। अब 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण है से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण, और यहाँ पर जो ल है उसको लिया गया है, अर्थात जो 5वां सूत्र है उसका प्रथम वर्ण और जो 14वां सूत्र है उसका अंतिम वर्ण लेकर हल प्रत्याहार बनाया गया है। अब जो इसकी कथन था उस कथन के अनुसार विद्यार्थियों जो हल वर्ण है उनको हम पहले ही अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद जो सभी वर्ण हैं उनको हम वहां पर लिख देते हैं। देखिए उन्होंने कहा था कि आरंभ वाले वर्ण का
परिगणन किया जाएगा और अंतिम वाले वर्ण का परिगणन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ह य व र, ह य व र, उसके बाद में ल यहाँ पर है, या म ङ ण न, या म ङ ण न, और उसके बाद में झ भ, घ ड़ ध, ज ब ग ड़ द, उसके बाद ख फ छ ठ थ च ट त, ख फ छ ठ थ च ट त, उसके पश्चात क प, क और प, और उसके पश्चात स और है, स और है हमने यहाँ पर पूर्व में ले लिया है, इस कारण से हम उसको दोबारा नहीं लेते हैं। अब विद्यार्थियों, जो पिछला प्रत्याहार हमने बनाया, यहाँ पर अच प्रत्याहार बनाया और उससे पूर्व भी हमने यहाँ पर प्रत्याहार बनाया है, अच प्रत्याहार। दोनों ही प्रत्याहारों और जो अब हमने हल प्रत्याहार बनाया है, उस हल प्रत्याहार के अंदर जो अंतर है उसको हम समझते हैं। विद्यार्थियों, वहाँ पर हमने जब अच प्रत्याहार बनाया, अच प्रत्याहार के दौरान हमने अ, ई, उ, री, आ, ली, ए, ओ, आई और औ, ये सारे वर्ण हमने अच प्रत्याहार के अंतर्गत लिए थे। तो विद्यार्थियों, इन अच प्रत्याहारों के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आए थे। यहाँ पर जो हल वर्ण है, जो हल प्रत्याहार है, उस हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो व्यंजन वर्ण है उनका परिगणन किया गया है। अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि जब भी स्वर की बात होगी तो वहाँ पर हम अच बोल सकते हैं, और जहाँ पर भी व्यंजन की बात होगी वहाँ पर हम हल बोल सकते हैं। यह हमें यहाँ पर समझना है। अब विद्यार्थियों, दूसरी बात जो समझने योग्य है वह बात यह है कि यहाँ पर ह, य, व, र पूर्ण रूप से लिखे गए थे, जबकि यहाँ पर मैंने उन सबको हलंत कर दिया है, उन सबको आधा कर दिया है। विद्यार्थियों, समझने योग्य बात यह है कि जहाँ सूत्र में यह वर्ण लिखे गए हैं वहाँ पर उन वर्णों के साथ में जो व्यंजन वर्ण है, उन व्यंजन वर्णों के साथ में जो स्वर है वह स्वर उच्चारण के लिए दिया गया है। लेकिन जब मैं उसे प्रत्याहार के रूप में लिखता हूँ तो मैं वहाँ से स्वर अलग कर देता हूँ और जो मूल रूप से वर्ण है उसे यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जब भी मैंने लिखा तो वहाँ से उस स्वर को अलग कर दिया है और ये सभी व्यंजन वर्ण क्या रह जाते हैं विद्यार्थियों? हलंत रह जाते हैं, अर्थात इनमें से स्वर को हटा लिया गया है। चलिए आगे एक और प्रत्याहार का निर्माण करते हैं और प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया को प्रगाढ़ता से समझते हैं। यहाँ पर हम एक प्रत्याहार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रत्याहार प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई। अब हमने यह देखा था कि जब तक हम पीछे वाले जो प्रत्याहार बना रहे थे उन प्रत्याहारों के अंदर जो भी वर्ण था वह आरंभ वाला था, चाहे वह अच हो चाहे वह हल हो। वहाँ पर हमने देखा था कि सूत्र का जो प्रथम वर्ण है वह हम ले रहे थे। लेकिन विद्यार्थियों, प्रत्याहार के अंतर्गत हम आवश्यक नहीं कि सूत्र का प्रथम वर्ण ले, वहाँ पर हम बीच में से भी वर्ण ले सकते हैं। हम इक भी बना सकते हैं, हम उक भी बना सकते हैं, हम इस प्रकार से बीच में से भी वर्ण लिया जा सकता है। और यहाँ पर हम प्रत्याहार बनाएंगे इक प्रत्याहार। यह प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण इस इक प्रत्याहार के अंतर्गत होते हैं। देखिए, द्वितीय वर्ण हमने लिया ई लिया है तो इससे पहले जो अ है उसका परिगणन नहीं किया जाएगा, उसे प्रत्याहार के अंतर्गत हम नहीं मानेंगे। तो ई के बाद में क्या बचा विद्यार्थियों? ई उ ण को हम नहीं लेंगे क्योंकि यह हल वर्ण है। उसके बाद में री और ली क को भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि भी ये भी हल वर्ण है और अंतिम वर्ण है। तो हमारे पास में एक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण होंगे? 4 वर्ण होंगे, ई उ री और री। उसी प्रकार से यह अगला जो प्रत्यय है वह बता रहा है अक प्रत्यय। तो अक प्रत्यय के लिए विद्यार्थी यहां से यहां तक अब हमने देखा कि प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण ऐसे लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण। अब यहां पर जो प्रथम सूत्र है उस प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण द्वितीय सूत्र का अंतिम वर्ण दोनों को लेकर हमने प्रत्याहार बनाया और हमारे पास में 5 वर्ण यहां पर आते हैं।
अपरिगणन किया जाएगा, ए का परिगणन किया जाएगा। ए को अब हम प्रत्याहार के अंतर्गत ले सकते हैं। तो अब हमारे पास में क्या क्या वर्ण आएगा, ई ए, ई उ, ए भी आएगा, ई भी आएगा, उ भी आएगा, री भी आएगा, लरी भी आएगा। क और न इत संज्ञा या इत वर्ण होने के कारण हम इनको यहां पर नहीं लेंगे। चलिए विद्यार्थियों, आगे हमारे पास में है झल वर्ण, अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण। ये अष्टम सूत्र उसका प्रथम वर्ण, झ से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण, ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण। अब विद्यार्थियों, अब हम इन वर्णों को सूत्रों के माध्यम से देखते हैं और फिर वहां पर मिलान करते हैं कि क्या हमने सही प्रकार से प्रत्याहार का निर्माण किया है। यहां पर देखिए, झ में झ भ यह नहीं होगा। जिनको हमें नहीं लेना है उन्हें मैं पहले ही अलग कर देता हूं ताकि हम वर्णों का परिगणन अच्छे से कर सके, वर्णों को हम ठीक प्रकार से जानकर वहां पर रख सके। झ भ घ ढ ध, झ भ घ ढ ध, उसके पश्चात ज ब ग ढ, ज ब ग ढ, उसके बाद में द यहां तक है तो द, और ख फ छ ठ थ च ट त, ख फ छ ठ थ च ट, उसके पश्चात क प, और यहाँ पर त तक लिया गया है, त यहाँ पर भी है, फिर उसके बाद में क प, फिर उसके बाद में श श श और है, श स श तथा है। इस प्रकार से जो प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया है उसको हमने समझा, जाना और हमने उदाहरणों पर उसका अभ्यास किया है। चलिए विद्यार्थियों, आगे की ओर अग्रसर होते हैं और एक और प्रत्याहार का निर्माण हम करते हैं। यहाँ पर यण प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार में यह हम देखते हैं कि 5वें सूत्र का द्वितीय वर्ण है और ण 6ठे सूत्र का अंतिम वर्ण है। लिखा भी गया है, पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण य से लेकर षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण ण के मध्य आने वाले सभी वर्ण। अब क्या क्या आएंगे, यह आएगा, है नहीं आएगा इसके अंदर, वह भी आएगा, र भी आएगा और ल भी आएगा। तो वर्ण क्या बना, यह, वह, र और ल। यह हलंत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वर लिया गया है वह उच्चारण मात्र के लिए है, लेकिन जब हम इनको प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं तो वहां पर स्वर हटा लिया जाता है और वर्ण हलंत हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह स्वर से विहीन वर्ण है। अब विद्यार्थियों, प्रत्याहार की आवश्यकता क्यों होती है, तो प्रत्याहार का हमने कहा था कि संक्षिप्तीकरण के लिए हम प्रत्याहार का उपयोग करते हैं। और वहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संधि आदि, संधि ही नहीं उसके अलावा और भी कई ऐसे नियम हैं, उन नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। जब जब हम व्याकरण का ज्ञान आगे की ओर बढ़ाएंगे तब तब हमें महसूस होगा कि प्रत्याहार की उपयोगिता किस प्रकार से सिद्ध होती है। चलिए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अब हम जो प्रत्याहार है पढ़े हैं, उन प्रत्याहारों के आधार पर हमें वर्ण मिले हैं, उन वर्णों के बारे में जानते हैं कि वह वर्ण कितने प्रकार के हैं और किस प्रकार से हैं। तो विद्यार्थियों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला वर्ण स्वर वर्ण है और दूसरा वर्ण व्यंजन वर्ण है। यह आपको समझना है और जानकारी प्राप्त करनी है कि कौन सा वर्ण स्वर होता है और कौन सा वर्ण व्यंजन होता है। अब स्वर किसे कहते हैं? अब विद्यार्थियों, स्वर के साथ मैंने यहाँ पर अच लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमने प्रत्याहारों में जाना है कि जो स्वर वर्ण है वह स्वर वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अच मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। और कहा भी गया है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए, जिनको उच्चारित करने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। अब विद्यार्थी यहाँ पर कहा गया है कि स्वर के 3 भेद हैं। पहले तो वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पर जो स्वर है उस स्वर के भी 3 भेद हैं। और 3 भेद क्या क्या हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इस प्रकार से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। सर्वप्रथम ह्रस्व स्वर को जानते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह संख्या में 5 है।
अब हम देखते हैं विद्यार्थियों, शब्द से पहले तो हमने वर्ण को जाना। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि स्वर भी तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हम जो ह्रस्व स्वर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और जो ह्रस्व स्वर है उसकी संख्या के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो ह्रस्व स्वर है वह 5 हैं। वह 5 कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? अ, ई, उ, री तथा ली। यह हमने प्रत्याहारों के अंतर्गत जाना है कि जो ह्रस्व स्वर है उसके कौन कौन से सूत्र होते हैं। अब विद्यार्थियों, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, अर्थात इनका दूसरा नाम क्या है? मूल स्वर। चलिए आगे जानते हैं। ह्रस्व स्वर हमने क्या क्या पढ़े हैं विद्यार्थियों? अ, ई, उ, री और उसके पश्चात ली। अब विद्यार्थियों ये कहता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। वहां पर जब ह्रस्व स्वर की चर्चा चल रही थी तो ह्रस्व स्वर में यह कहा गया था कि 1 मात्रा का समय लगे, वह कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। और जहां पर 2 मात्राओं का समय लगे वहां पर क्या है विद्यार्थियों? दीर्घ स्वर। तो कहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 8 है। अब ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी थी? 5। दीर्घ स्वर की संख्या है 8। चलिए दीर्घ स्वर को भी जानते हैं। हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है कि ये ह्रस्व है और यहाँ पर लिख दिया है ये दीर्घ है। देखिए विद्यार्थियों, ए का दीर्घ होगा आ, ई का दीर्घ होगा ई, उ का दीर्घ होगा उ, री का दीर्घ होगा री। अब विद्यार्थियों हमारे पास में 1, 2, 3 और 4 तो हमारे पास में दीर्घ स्वर आ चुके हैं। ली का कोई दीर्घ नहीं होता है। अब उसके अलावा भी 4 वर्ण बचे हैं। अब वह 4 वर्ण कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? ए, ओ, आई और औ। अब विद्यार्थियों यह 4 वर्ण किस प्रकार से बनते हैं उनको भी देखते हैं। देखिए इसमें से ली ध्वनि का दीर्घ स्वरूप ली केवल वेदों में प्राप्त होता है। दीर्घ ली अगर लिखेंगे तो विद्यार्थियों किस प्रकार से लिखेंगे? जिस प्रकार से हमने री को लिखा है, केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण या स्वर भी कहते हैं क्योंकि ए, ओ, आई, औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं। अब हमने यहाँ पर जाना था विद्यार्थियों कि जो आ, ई, उ और री के पश्चात जो वर्ण बचे हुए हैं ए, ओ, आई, औ, वह 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। अब वह 2 स्वर कौन कौन से हैं? देखिए ए और ई मिलकर क्या बनता है? ए और उ मिलकर क्या बनता है? ओ। ए और ए मिलकर बनता है आई, ए और ओ मिलकर बनता है औ। इस प्रकार से जो संयुक्त वर्ण है वह 2 स्वरों से मिलकर बने हुए हैं और इन्हें क्या कहते हैं? क्योंकि ए, ओ, आई और औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं और इन्हें संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। अब विद्यार्थियों हम तीसरा जो भेद है प्लुत स्वर उसकी ओर अग्रसर होते हैं। एक बार पिछली जानकारी को वापस देखते हैं। स्वर के हमने कितने भेद पढ़े विद्यार्थियों? जो वर्ण है वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों के 3 भेद बताए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व के 5 वर्ण है, दीर्घ के 8 वर्ण है। अब प्लुत की चर्चा अब हम कर रहे हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। अब ये कह रहा है कि जो प्लुत है उसका परिचय कैसे हो या हमें वह वर्ण दिखने में कैसा दिखे ताकि हम उसे पहचान सकें कि यह प्लुत है। तो विद्यार्थियों वहां पर एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि वह त्रिमात्रिक होता है, 3 मात्राओं वाला होता है और जब दूर से ही उसे किसी को पुकारते हैं तब वहां पर उसका प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार से वह होता है? देखिए विद्यार्थियों, लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या में दिखाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं कि ओम, यहां पर जो 3 लिखा गया है वह क्या है विद्यार्थियों? वह है प्लुत। उदाहरण के लिए ए ही कृष्ण अत्र गोश्चरति, इस प्रकार से उच्चारित किया गया है। जैसे मान लो कि कृष्ण
को पुकारने के लिए कोई बालक दूर खड़ा है और वह आवाज लगाता है कि कृष्ण अत्र गोश्चरति, अरे कृष्ण यहाँ पर गायें चर रही है। तो कृष्ण को बुलाने के लिए जो उच्चारण है वह दीर्घ रूप में किया गया है, तो वह दीर्घ नहीं होकर विद्यार्थियों क्या है, प्लुत है, अर्थात उसको बोलने के लिए हमें काफी समय लगा है। ओम के ओकार का उच्चारण सर्वत्र लुप्त ही होता है, अर्थात जो ओमकार है उस ओमकार का उच्चारण क्या होता है विद्यार्थियों, हमेशा प्लुत ही होता है। यहाँ पर जो गलत लिखा हुआ है उसको हमने सही कर लिया है, अर्थात जो ओमकार के अंदर ओ है उसका उच्चारण हमेशा प्लुत ही होता है। सभी ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेद से द्विविध होते हैं। अब यहाँ पर जो स्वर वर्ण है उन स्वर वर्णों के अंदर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 भेद बताए गए हैं। उन तीनों भेदों के अनुनासिक और निरनुनासिक भेद से यह सब 2-2 प्रकार के और होते हैं। चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। सामान्य रूप से अनुनासिक किसे कहेंगे, उन्होंने कहा कि जिस स्वर के उच्चारण में नासिका की सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें नासिका की आवश्यकता हो वह क्या कहलाएंगे, अनुनासिक। और उनके उदाहरण भी यहां पर दिए हुए हैं, जैसे ए और ए, तो इनको कैसे बोलेंगे, ए, इस प्रकार से इत्यादि समस्त स्वर हैं। निरनुनासिक किसे कहेंगे, तो कि जिसके अंदर नासिका की आवश्यकता नहीं हो, तो उन्होंने कहा कि जिस स्वर के उच्चारण में नासिका की सहायता नहीं ली जाती है उसे निरनुनासिक स्वर कहते हैं। इस प्रकार से हमने जो अनुनासिक और निरनुनासिक शब्द हैं उनका अध्ययन किया और उनको जाना। अब विद्यार्थियों हम जो व्यंजन वर्ण हैं उनकी ओर अग्रसर होते हैं, उन्हें जानते हैं। तो विद्यार्थियों हमने अभी तक अच को जाना, अब हम हल को जानेंगे, क्योंकि प्रत्याहारों के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि जो स्वर हैं उन्हें क्या कहेंगे, अच कहेंगे, और जो व्यंजन है उन्हें क्या कहेंगे, हम हल कहेंगे। तो विद्यार्थियों अब हम हल के बारे में जानते हैं। जो वर्ण है उस वर्ण को हमने 2 भागों में बांटा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के अंदर हमने 3 भाग किए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। उसके बाद के अंदर हमने ह्रस्व के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, दीर्घ के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं और प्लुत के अंतर्गत क्या आता है वह हमने अध्ययन किया। अब हम यहाँ पर व्यंजन वर्ण का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों के अभाव में किया ही नहीं जा सकता, उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें व्यंजन कहेंगे। उन्हें व्यंजन या हल वर्ण कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। कैसा चिन्ह लगाते हैं विद्यार्थियों, हल चिन्ह। देखिए जिस प्रकार से मैं लिखता हूं क, यहाँ पर अ मिला हुआ है, लेकिन अगर मैं इसे स्वर रहित करता हूं तो इस प्रकार से चिन्ह लगाकर इसे बताऊंगा कि यहाँ पर अब कोई स्वर नहीं है, तो यह चिन्ह क्या हुआ, हल चिन्ह। व्यंजन वर्ण 33 हैं, इनसे संबंधित 10 माहेश्वर सूत्र हैं। तो विद्यार्थियों हमने देखा था कि जो माहेश्वर सूत्र थे उनकी संख्या कितनी थी, 14 थी। 14 में से जो आरंभ के 4 हैं वह स्वर से संबंधित है और शेष बचे हुए जो 10 माहेश्वर सूत्र हैं वह व्यंजन से संबंधित है। अब विद्यार्थियों व्यंजन वर्णों के लिए हल प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं। यह हमने सीख लिया था कि स्वर के लिए अच प्रत्याहार और व्यंजन के लिए हल प्रत्याहार का उपयोग करते हैं। अब विद्यार्थी जो संपूर्ण व्यंजन है उनकी एक तालिका बनाई गई है, उस तालिका के माध्यम से हम समझेंगे कि व्यंजन वर्ण कितने हैं और किस प्रकार से चलते हैं। चलिए विद्यार्थियों दोनों की जो दोनों तरफ इसके कुछ शब्द लिखे गए हैं उनको हम बाद में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम जो बीच की पंक्ति है उसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि व्यंजन क्या क्या है। देखिए विद्यार्थियों क, ख, ग, घ, ङ। अब यहाँ पर जो हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, हल का चिन्ह लगा हुआ है, इससे तात्पर्य है कि यहाँ पर स्वर नहीं है। अब विद्यार्थियों यदि अगर स्वर नहीं है तो हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते, तो अब हम इसको उच्चारित करने के लिए स्वर का प्रयोग करेंगे, लेकिन लिखने के लिए अब हम यहां पर इसे स्वर रहित लिखेंगे। अग्रिम पंक्ति की ओर च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म।
इस प्रकार से जो वर्ण है उनको हमने देखा। शेष वर्ण है उनको भी देखते हैं। देखिए आगे, व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कु, चु, टु, तु, पु नाम से जाना जाता है। यह 25 वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आदि 5 वर्गों के रूप में है, अतः इनको वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। अब विद्यार्थियों, जिन स्वरों का हमने अध्ययन किया है उन स्वरों में हमने जाना कि यहाँ पर लिखा हुआ है कु, चु, टु, तु और पु। यहाँ पर देखें कि जो पहला वर्ण है उस पहले वर्ण के आगे उ की मात्रा लगाकर यहाँ पर लिखा गया है कु, और यहाँ पर भी लिखा गया है चु। इसी प्रकार से टू, तु और पु यहाँ पर लिखे गए हैं। अब विद्यार्थी यहाँ पर उ लगाने का तात्पर्य है कि यह वर्ण उदित हैं और अपने संप्रदाय का बोध करवाते हैं। जहां पर भी कु शब्द लिखा हुआ आएगा वहां पर तात्पर्य है कि कु से तात्पर्य है उसका संपूर्ण संप्रदाय, उसका जो वर्ण है वह सभी वहां पर उपस्थित होंगे। कु कहने से तात्पर्य है क, ख, ग, घ, ङ, और चु कहने से क्या तात्पर्य होगा, च, छ, ज, ज, य। इस प्रकार से यह अपने समुदाय का बोध करवाते हैं। और तात्पर्य हुआ कि जब भी हमें संपूर्ण वर्णमाला लिखनी होगी तो हम इतना नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, वहां पर कु, चु, टु, तु, पु। अब शॉर्ट हो गया, संक्षिप्तीकरण हो गया। जब भी हमें क वर्ग लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, कु। इसी प्रकार से यहाँ पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, अर्थात इनका विभाजन वर्ग के अनुसार भी किया गया है। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ पर जो वर्ण है उन वर्णों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, उनको भी हम देखते हैं। स्पर्श वर्ण को जानने से पूर्व हम जो हमारे पास में शेष वर्ण है उनका अध्ययन करते हैं, उनको देखते हैं एक बार। वहां पर विद्यार्थियों हमारे पास में य, व, र, ल शेष बचे हुए थे, तो य, व, र, ल को क्या कहेंगे विद्यार्थियों, अंतःस्थ, और श, 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 ह को क्या कहेंगे, ऊष्म। अब विद्यार्थियों इनकी विस्तृत चर्चा हम आगे की ओर करेंगे। यहाँ पर हम कैसे म तक हमने वर्णों का अध्ययन किया, उसके बाद में हमने य, व, र, ल स्वर का अध्ययन किया, और अंत में श, स, ह इनका अध्ययन किया। अब हम स्पर्श को जानते हैं कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं और क्या क्या उसके अंतर्गत आता है। तो उपयुक्त कैसे म तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर कहा गया है कि जो कैसे म तक हमने वहां पर वर्गीय व्यंजनों का अध्ययन किया था वह 25 हैं, और उनको स्पर्श इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। जब भी हम उनका उच्चारण करेंगे तो हम देखते हैं कि जो हमारी जिह्वा है वह अलग अलग स्थानों पर संपर्क करती है, वहां पर वह स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण य, म, ङ, ण, न यहाँ पर सही है, यह हम हटा देते हैं, को अनुनासिक भी कहा जाता है। अब यह 5 वर्ण है विद्यार्थियों, य, म, ङ, ण, न, ये क्या है, अनुनासिक भी है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। यह जो 5 वर्ण है उनका उच्चारण नासिका के माध्यम से भी किया जाता है। विद्यार्थियों इनकी विस्तृत चर्चा हम जब भी उच्चारण स्थान का प्रसंग होगा तब वहां पर करेंगे। आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अब हमारे पास में अंतस्थ। अंतस्थ क्यों है और क्या वर्ण इसके अंतर्गत है विद्यार्थियों, य, व, र और ल वर्णों को अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में प्राणवायु अंदर ही स्थित रहती है। अर्थात जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे जो अंदर से प्राणवायु निकलती है वह प्राणवायु बाहर की ओर न निकलकर अंदर ही रह जाती है। तात्पर्य वहां पर यह है कि प्राणवायु पूर्णतः तो अंदर नहीं रहती है, लेकिन उसका अधिकतम भाग वहीं अंदर ही उपस्थित रह जाता है। उसके अलावा हमारे पास में है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं विद्यार्थियों, श, श, स और ह। अब यह स तीनों एक ही प्रकार के हैं, एक ही तरह से बोले जा रहे हैं नहीं विद्यार्थियों, इनका सबका उच्चारण स्थान अलग अलग है। जब भी उच्चारण स्थान की कक्षा होगी तब हम इसका अध्ययन करेंगे। इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। यह वर्ण हमारे पास में क्या थे, य, व, र, ल अंतस्थ, और यह है विद्यार्थियों ऊष्म। अर्थात हमारे पास में 4 वर्ण अंतस्थ है और 4 वर्ण ही ऊष्म वर्ण है।
और जो हमारे पास में स्पर्श व्यंजन थे वह कितने थे विद्यार्थियों? वह थे हमारे पास में 25। इस प्रकार से हमारे पास में जो व्यंजन है उन व्यंजनों की संख्या हमारे पास में 25, 4 और 4 इस प्रकार से उपलब्ध होती है। अब विद्यार्थियों जो हमारे पास में ऊष्म वर्ण है इनके उच्चारण में ऊष्मा का निष्कासन बाहर की ओर होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि ऊष्म वर्ण के अंतर्गत जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तात्पर्य है कि जो बाकी के शेष वर्णों का उच्चारण हम कर रहे थे उन वर्णों की अपेक्षा यहाँ पर हमें ऊष्मा की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अब हमारे पास में जो शेष बचे हुए हैं उनको सामान्य रूप पे हम देखते हैं और जानते हैं कि वह क्या है। देखिए यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान क्या है होता है विद्यार्थियों? इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है, अर्थात जो उच्चारण है उनके अलग अलग स्थान दिए हुए हैं, उन स्थानों में से जो अनुस्वार है उसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है, यथा अहम और अहम सामान्यतया म व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। यहाँ पर यह कहना चाहता है कि यह जो वर्ण है विद्यालयम के अंत में म, इस म के आगे यदि अगर व्यंजन है तो वह व्यंजन के बाद अर्थात यह जो म है उस व्यंजन आगे होने के कारण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह इसका कथन है। देखिए इसको स्पष्ट रूप से समझते हैं। जैसे हमारे पास में शब्द है रामम और रामम के पश्चात अगर हम लिखते हैं गच्छति, तो अब विद्यार्थियों यहाँ पर जो ये म है आगे व्यंजन वर्ण होने के कारण यह अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका कथन इस प्रकार से कहा गया है, यह हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि रामः विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पर जो व्यंजन है उस व्यंजन के कारण वहाँ पर अनुस्वार कर दिया गया है और रामः विद्यालयम अगच्छति यहाँ पर स्वर है, इस कारण से म का म ही यहाँ पर उपस्थित रह गया है। आगे की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं आगे क्या है। विसर्ग है। विसर्ग का चिन्ह किस प्रकार से दिया गया है? इस प्रकार से इसका उच्चारण किंचित है के सदृश किया जाता है, इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। अब विद्यार्थियों हम यह देखते हैं कि जो विसर्ग है उस विसर्ग का एक चिन्ह निर्धारित है और उस चिन्ह का एक उच्चारण होता है। वह उच्चारण किस के सदृश होता है? यहाँ पर कहा गया है कि वह है के सदृश होगा। देखिए यहाँ पर राम है, राम के आगे विसर्ग लगा हुआ है, तो अब उसका उच्चारण हम किस प्रकार से करेंगे? रामः, इस प्रकार से उसका उच्चारण करेंगे। देव है तो देवः, गुरु गुरुः, इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे और इसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है विसर्ग। अंत में हम विद्यार्थियों जो संयुक्त व्यंजन है उनकी चर्चा करेंगे। दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब यह किस प्रकार से है और क्या क्या बने हुए हैं वह देखते हैं। जैसे क्षय है, क्षय विद्यार्थियों क और स से मिलकर बना हुआ है। त्र त और र से मिलकर बना हुआ है। ज्ञ ज और य से मिलकर बना हुआ है। श्र श्र किससे मिलकर बना हुआ है? स और र से। श्र स और र से। ध्य द और य से। इस प्रकार से जो वर्ण दो स्वरों या दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? संयुक्त व्यंजन। हमने वहाँ पर विद्यार्थियों संयुक्त स्वर की चर्चा की थी और यहाँ पर हमने संयुक्त व्यंजन की चर्चा की है। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने जो जाना है वह हमारे व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। हमें इसे पुनः देखना चाहिए और समझना चाहिए। विद्यार्थियों इसके आगे की कक्षा, तात्पर्य है कि उच्चारण स्थानों से संबंधित जो कक्षा है उसके लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में और वहाँ पर हम उच्चारण स्थानों के विषय के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों।